स्वागत है आपका एनवीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। सुधा और दीपक दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अब धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और बात शादी तक आ गई। शादी से पहले जाहिर है दोनों अलग अलग रहते थे। सुधा भी शेयरिंग में रहती थी अपनी फ्रेंड के साथ और दीपक भी शेयरिंग में रहता था अपने कुलीग के साथ। लेकिन जब दोनों की शादी हुई तो फिर अब दोनों ने साथ रहना था, तो दिक्कत ये थी कि दिल्ली में कोई भी इनके बजट का मकान मिल नहीं रहा था। बात है 1980 की। काफी खोजबीन की जा रही थी लेकिन कहीं से भी इनको इनके बजट का मकान मिल नहीं रहा था। अगर कहीं मिलता भी तो वो इनके मतलब का नहीं होता। कई बार इनको लोकेलिटी पसंद नहीं आती और कई बार इनको मकान पसंद नहीं आता। अब एक इनको रेफरेंस दी जाती है इनके कोलीग की तरफ से कि ऐसे ऐसे एक मकान है और आप वहां पर जाइए। वैसे तो ये सिंगल स्टोरी मकान है लेकिन बस एक छोटा सा ऊपर कमरा है। आपको सारे मकान का एक्सेस मिलेगा, लेकिन जो ऊपरला कमरा है वो जस्ट एक स्टोर है। तो वो वैसे आप वहां पर अपना जो भी आलतू फालतू सामान तो रख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब आपको परमानेंट एक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब आप उसमें अगर आप सोचें कि रहना है या कुछ ऐसा नहीं होगा। सुधा और दीपक को किसी तरीके का कोई इतराज था नहीं। उनको था कि अगर मकान पसंद आ जाए तो हमें इस चीज का क्या है भाई, मकान देखने जाते हैं। अब इनका जो हल्का फुल्का थोड़ा सा डाउट था कि भाई अगर ऊपरला कमरा लेट से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर नीचे थोड़ा सा तंगहाली हुई तो फिर क्या करेंगे। लेकिन नीचे दो कमरे थे, इसकी वजह से इनको इस चीज की अब साफ हो चली थी कि भैया हमें ऊपरले कमरे की जरूरत है ही नहीं। हाँ, कमरे छोटे छोटे थे, ऊपरला जो कमरा है वो भी देखते हैं। वहां पर ये देखते हैं कि भाई सामान जो है वो रखने के काम आ सकता है आलतू फालतू। सुधा को मकान बेहद पसंद आया था जब तक वो ग्राउंड फ्लोर देख रही थी। अब जैसे ही वो ऊपर के फ्लोर की तरफ जाती है, जो सिर्फ जहाँ पर एक कमरा था स्टोर नुमा, एक तो जो वो सीढ़ी थी वो बहुत तंग थी, यानी कि बिल्कुल एक ही इंसान बामुश्किल वहां से जा सकता था और काफी सफोकेशन टाइप का था। दूसरा, जब वो सुधा रूम देखती है तो उसकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वो तो रूम में एंटर भी नहीं करती। दीपक को यह बात काफी अजीब लगती है कि काफी खुशदिल रहने वाली सुधा, काफी हंसने खेलने वाली सुधा अचानक से, जब वो मकान देख रहे थे नीचे भी, तब भी किसी तरीके का कुछ ऐसा उसका व्यवहार था नहीं। लेकिन जैसे ही वो उस रूम को देखती है तो अजीब से तरीके का उसके चेहरे पर एक सूनापन देखा जा रहा था। खैर, अब ये वक्त था नहीं कि कुछ पूछा जाए। अब डील जो होती है, जो भी रेंट वगैरह होता है वो सारा पक्का किया जाता है। जितना ही मकान उनको पसंद आया था उतना ही जो रेंट था वो भी इनके दायरे के अंदर था। तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी और अब शुरू हो जाती है इनकी शिफ्टिंग। शिफ्ट कर लेते हैं। अब इतनी भागम भाग में दीपक के दिमाग से ही निकल गया कि आखिर वो उससे पूछे, सुधा से, अपनी पत्नी से, कि ये जो अचानक से उसका स्वभाव एकदम से तब्दील हुआ, उसके व्यवहार में एकदम से तब्दीली आई, वो खामोश सी हो गई उस रूम को देखकर, क्या कोई दिक्कत है। अब वो उस मकान में शिफ्ट कर चुके थे और कुछ दिन तो इनको शिफ्टिंग में ही लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वो सामान भी निकलना शुरू होता है कि जो इनके बहुत ज्यादा काम का था नहीं, या बहुत लिमिटेड जिसकी एक्सेस थी, जिसको ज्यादा यूज करने का कुछ था नहीं। अब वो सामान जो है वो धीरे धीरे ऊपर छोड़ा जाने लगा। और हालांकि दीपक और सुधा के बीच में कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, लेकिन एक बाय नेचर ही जो सामान था वो दीपक ही ऊपर रखता था, जिसकी कोई जरूरत होती नहीं थी। इतने भागम भाग में दीपक फिर भूल चुका था कि वो सुधा से पूछे कि आखिर उस दिन उसने उस कमरे को देखकर ऐसा क्या महसूस किया था कि जो दीपक नहीं कर सका। वहीं दूसरी ओर सुधा सारे घर की साफ सफाई तो करती, लेकिन वो ऊपरले फ्लोर में यानी कि उस रूम के आसपास भी नहीं भटकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार कुछ वक्त ऐसा होता है कि हमें ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि हमें फोर्स किया जाए या फिर हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो। कई बार हम जिस काम से कन्नी कतराते हैं, अपने बिजीनेस में ऐसा भूल ही जाते हैं कि हमने वो काम नहीं करना और उसको कर देते हैं। कुछ ऐसा ही सुधा के साथ ही होने वाला था। एक दिन इतवार का दिन होता है और दीपक आराम से अखबार पढ़ रहा होता है, लेकिन सुधा उसके पास हड़बड़ाते हुए आती है।
वो कहती है कि आपने मेरी चैनी देखी? तो दीपक कहता है कौन सी चैनी? सुधा कहती है जी वही चैनी जो मैंने गले में धारण की होती है। तो दीपक कहता है कि अगर तुमने गले में धारण की है चैनी तो तुम्हें पता होगा। सुधा कहती है कि मैंने सारा घर छान मारा है, मुझे कहीं भी चैनी मिली ही नहीं। वॉशरूम भी, कमरे भी, किचन भी, हो सकता है गलती से कहीं रख दी हो उतार के, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। चैनी मुझे मिली ही नहीं। अब दीपक कहता है कि सारी जगह ढूंढ मारी तुमने, सब कुछ छान मारा है? वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो दीपक कहता है कि एक बार फिर से सोच लो। सुधा कहती है कि सोच लिया, देख लिया, छानबीन भी कर ली, कहीं नहीं मिली। तो दीपक कहता है कि जो ऊपरला रूम है वहां पर तुमने ढूंढने की कोशिश की? अब सुधा कहती है कि आपको तो पता ही है कि मैं रूम में आज तक कहीं गई नहीं हूँ, ऐसा क्या हो सकता है कि वहां पर चांदी गिर जाए? तो दीपक कहता है कि तुम तो रूम में नहीं गई, लेकिन जो तुम सामान इकट्ठा करती हो जिसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती वो तो रूम में जाता है। हो सकता है कि तुम जब सामान कुछ वगैरह रख रही हो तो गलती से चांदी का लॉक खुल जाए और वो नीचे गिर गई हो, सामान में गिर गई हो और वो सामान के साथ ही ऊपर चली गई हो। अब तुमने बस ये सोचना है कि कल और आज के बीच में कौन सा सामान था जो तुमने मुझे ऊपर रखने के लिए कहा था, उसी सामान में से चैन निकल जाएगी। सिंपल बात है। सुधा कहती है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर ऐसा कीजिए आप जल्दी से ना, जो सामान आपने कल रखा था ना उसको आप नीचे ले आइए या फिर वहां से देख लीजिए अगर चैनी मिल जाती है। दीपक कहता है यार प्लीज यार, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, एक ही दो दिन होता है, वो भी यार प्लीज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। और साथ में अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा सामान कल रखा था, तुम्हें तो याद है ना, एक काम करो तुम जाके ऊपर रूम से ले आओ। अब सुधा, जैसा मैंने कहा कि कुछ यादें थी उस तरीके के रूम से, लेकिन सुधा आज शायद कुछ उसके मन में क्या आता है कि वो दूसरी बार दीपक को टोकती नहीं। वो ये नहीं कहती कि मैं वहां पर जा नहीं सकती, कुछ है। वो भी चलती है, सीढ़ियों से ऊपर जाती है और रूम की तरफ जाती है अपनी चैनी को ढूंढने। लेकिन जो दीपक था, जो छुट्टी होने की वजह से रिलैक्स कर रहा था, अचानक से उसकी सारी रिलैक्सेशन एक ऊंची सी चीख से टूटती है। ये चीख सुधा की चीख थी। वो तो थर्रा जाता है, कांपने लग जाता है कि इतनी भयंकर चीख, क्या हो गया? कोई कीट पतंगा, कोई सांप वगैरह तो नहीं देख लिया? अब वो जल्दी से अखबार को पीछे छोड़ता है, उठता है और इतने में देखता है कि सुधा भागी भागी सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वो आके दीपक के गले लग जाती है। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था और वो कांपे जा रही थी। दीपक उसको बोले जा रहा था, पहले तो वो हंसता है कि शायद कुछ उसने कीड़ा वगैरह कहीं छिपकली तो नहीं ऊपर गिर गई, कॉकरोच तो नहीं देख लिया, क्योंकि आमतौर पर यही हाल होता है जब कुछ लड़कियां जो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं इंसेक्ट से, तो उनको होती है प्रॉब्लम। तो दीपक हंसे जा रहा था, लेकिन जो सुधा है ना वो रिटेलिएट नहीं कर रही थी। ऐसा होता है ना हंसे मजाक में, अगर हम ऐसी कोई बात पर हंसते हैं तो फिर थोड़ा सा रिटेलिएट होता है कि तुम भी क्या, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, मैं डर गई होगी। क्योंकि जो सुधा की हालत है ना वो खराब होती जा रही थी, उसका शरीर जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा था, कंपाई जा रही थी और वो वो मुंह से कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ ही सेकंड में दीपक को इस बात का एहसास हो जाता है कि जो ये बात है ये किसी छिपकली या कोकरे से कुछ बढ़कर है। वो इत्मीनान से सुधा को बिठाता है चेयर पर, उसको पूछता है कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ क्या हुआ। लेकिन सुधा कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस कमकमाई जा रही थी। दीपक जल्दी से पानी लेने जाता है, सुधा को पानी पिलाता है। कुछ समय लगता है सुधा को दोबारा से नॉर्मल होने में, लेकिन दीपक काफी ज्यादा टेंस था सुधा की हालत देखकर। वो जल्दी से अपना स्कूटर निकालता है और सुधा को कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। लेकिन सुधा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अब ठीक महसूस हो रहा है। लेकिन दीपक मानता नहीं है और वो सुधा को ले जाता है। अब जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहाँ पर बीपी वगैरह चेक किया जाता है तो बीपी सच में बहुत लो था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अच्छा किया आपने, आप ले आए, क्योंकि इतना लो बीपी है किसी भी तरीके की कोई समस्या आ सकती थी। तो अच्छा हुआ आप ले आए। वहीं अब एक सवाल खड़ा हो जाता कि दिन दिहाड़े ऐसा भी सुधा ने क्या उस कमरे में देख लिया कि सुधा का तो अपने आप पर किसी तरीके से कंट्रोल रहा ही नहीं। हालांकि ये समय जो था वो कुछ ज्यादा पूछने का था नहीं। ये सारी बातों को तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं और अब दिन से शाम होने को थी।
दूसरे शब्दों में इतवार का दिन तो दीपक का खराब हो चुका था, लेकिन अब पत्नी की सेहत सबसे पहले। सो इस चीज़ का दीपक को किसी भी तरीके का दुख नहीं था। अब जब कुछ नॉर्मल होता है, बीपी नॉर्मल होता है, तो दीपक सोचता है कि यार अब घर में क्या जाना, हम ऐसा करते हैं, अभी दिन तो ढला नहीं है, ढलने को है 2-3 घंटे तो लगेंगे, तो किसी पार्क में बैठते हैं, कुछ फ्रेश होगी सुधा, फिर मैं उससे पूछूंगा कि दिक्कत क्या है, क्या ऐसा देख लिया वहां पे। दीपक का दिल भी डरे जा रहा था कि भाई कोई भूत प्रेत ना हो। अरे यार घर छोड़ना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से शिफ्ट किया, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसी बातें भी दीपक के मन में चल रही थी और वो ठीक भी थी शायद। दीपक अब सुधा को पार्क में ले जाता है, वहां पर कुछ देर बैठता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, एक्टिविटीज वगैरह आसपास खेल कूद की हो रही होती है, जिससे सुधा का मन थोड़ा सा ठीक होने लग पड़ता है। आइसक्रीम वगैरह खाते हैं जैसे नॉर्मल। अब जब दीपक को लगता है कि कुछ हद तक अब जो सुधा की सेहत है वो थोड़ी सी ठीक है, तो फिर वो पूछता है कि सुधा बता तो सही, अब हुआ क्या था? अरे क्या तूने देख लिया? कुछ कीड़ा था, कुछ था, सांप तो नहीं था कहीं? सुधा नाम में सर हिलाती है। तो फिर कहता है कि क्या था बता। सुधा बस एक जगह टकटकी लगाकर देखी जा रही थी, पार्क के एक हिस्से में, और वो कह रही थी कि वहां मीना थी। अब दीपक ने ये शब्द या ये नाम पहली बार सुना था सुधा के मुंह से। दीपक और सुधा की चाहे लव मैरिज हुई थी, लेकिन दोनों के परिवार में या दोनों के पारिवारिक रिश्ते में कुछ ऐसी टसल नहीं थी कि शादी लव मैरिज हुई है और हमें किसी चीज का कुछ वो है, नाराजगी है। तो काफी अच्छा था, मतलब दीपक का काफी आदर मान होता था उसके ससुराल में, वहीं सुधा का भी ऐसा ही था। बस अब नौकरी की वजह से उनको दिल्ली रहना पड़ रहा था, नहीं तो दीपक भी एक गांव से बिलोंग करता था हरियाणा के, और वहीं जो सुधा थी वो एक मध्य प्रदेश के गांव से बिलोंग करती थी। खैर पारिवारिक मैंने बता दिया कि कुछ ऐसी भी टसल नहीं थी जिसके कारण दीपक को शायद किसी किसी रिश्तेदार का ना पता हो सुधा के, तकरीबन वो सबको ही जानता था। सो इसलिए दीपक के लिए भी हैरानी की बात थी कि ये आखिर में मीना है कौन। दीपक पूछता भी है कि मीना, ये कौन है मीना सुधा? तो अब जो सुधा एक जगह टकटकी लगा कर देख रही थी, वो सर घुमाती है दीपक की ओर, उसकी आंखें लाल हुई हुई थी जो काफी भयानक लग रही थी दीपक को। फिर वो कहती है मीना, मैंने मीना को देखा। अब दीपक कहता है कि कौन मीना, बताओ तो सही। वो कहती है कि उस जो कुर्सी खाली पड़ी थी ना, वहां पर वो बैठी थी और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी और उसकी शक्ल बहुत बिगड़ी हुई थी जी। दीपक कहता है कि वो सारी बातें बाद में, पहले बताओ तो सही मीना कौन है। सुधा कहती है मैंने कहा ना, मैंने आपको कहती थी ना कि मैं रूम में नहीं जाऊंगी, उस स्टोर में नहीं जाऊंगी, उसका कारण वो मीना है। अब दीपक हैरान परेशान, थोड़ा सा गुस्सा भी कि भाई मैं मीना के बारे में पूछ रहा हूँ, ये बता तो रही नहीं, बस ये बताई जा रही है कि मीना थी, मैंने मीना को देखा, मुझे लगा वहां पर मीना हो सकती है। फिर दीपक थोड़ा सा उसको झंझोड़ के पूछता है पहले ये तो बता मीना कौन थी और उसका इस कमरे से क्या ताल्लुक है? अगर तू उसको कोई जानती भी होगी, हम तो जुम्मा जुम्मा कुछ दिन तो हुए हम इस घर में आए, तो यहाँ पर मीना, अरे मीना मतलब कहने का मतलब है इंसान यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना कैसे आ गया। लेकिन जिस मीना की बात सुधा कर रही थी वो इंसान नहीं थी, या कह सकते हैं कि किसी जमाने में इंसान थी लेकिन अब नहीं। अब जो बात दीपक को काफी नॉर्मल लग रही थी, वो एक पहेली में उलझती जा रही थी दीपक के लिए, ठीक जैसा आपको लग रहा होगा कि ये पहेली तो उलझती ही जा रही है। ये कहानी का, ये किस्से का बिल्डअप था, और अगला जो पड़ाव है किस्से का, उससे पहले आप अपना जो काम है वो भी कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नए चैनल पर तो, और साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। और इस किस्से के बाद आप जरूर एक अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको किस्सा। अब दीपक कहता है चलो ऐसा करते हैं, घर में चलते हैं, फिर घर में चल के बात करते हैं। लेकिन सुधा कहती है नहीं नहीं, घर में नहीं जाना, मैं बताती हूँ, मैं यहीं पे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर बताने की हालत में हूँ, तो मैं यहीं पर बताऊंगी। कहते हैं चलो ठीक है जी। तो मीना कहती है कि ये बात है तब की जब हम बच्चे होते थे, मेरी उम्र कुछ 8 साल के आसपास की थी। हमारा जो गांव है वो मध्य प्रदेश का गांव है, और वहां पर हमारे जो परिवार था वो काफी बड़ा परिवार था और घर भी काफी बहुत बड़ा घर था।
जो अभी कुछ ही सालों पहले हमने लिया था इस गांव में, क्योंकि परिवार बड़ा था और इस घर में जो घर था काफ़ी सस्ते में मिल चुका था। अब ये सस्ते में मिला, इसका एक कारण था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। ये गांव जो जो ये घर था ना, ये 2 मंजिला नहीं था, ये 1 मंजिला घर था। जैसे हमारे घर में अब एक कमरा सिर्फ ऊपर है ना, ऐसे ही उस घर में भी एक ऊपर कमरा था, जिसको हम स्टोर के रूप में यूज़ किया करते थे। अब हम बच्चे सारे, यानी कि जॉइंट फैमिली थी, सारे बच्चे हम खेलते थे। हम बच्चों के बीच में एक थोड़ी-सी बड़ी लड़की भी थी, जिसे हम टीनेज कहते हैं, कुछ 17 साल के आस-पास की। अब हमारे 4 परिवार थे जो उस घर में रहते थे। वो लड़की उन चारों के परिवार में से किसी की संतान नहीं थी। तो फिर वो कौन थी? मीना। किसी की भी बच्ची हो, किसी की भी संतान हो, लेकिन वो बड़ी बदनसीब थी। मीना हमारे किसी दूर के रिश्तेदार की बच्ची थी। एक दिन उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे। कोई ट्रेन का हादसा हुआ था मध्य प्रदेश में, और वो कहीं जा रहे थे और उस बच्ची को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ वो छोड़ कर गए थे, किसी दोस्त के यहाँ छोड़ कर गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। वापस आई उनकी लाश उस ट्रेन एक्सीडेंट में। कोई भी रिश्तेदार अब मीना को लेने के लिए तैयार नहीं था। हमारा परिवार, जैसे मैंने कहा कि दूर की रिश्तेदार थी, तो हमारा परिवार मीना को अपने घर ले आता। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई, लेकिन ऐसा भी कुछ था नहीं। जैसे मैंने कहा कि मीना की उम्र कुछ 16-17 साल रही होगी। उन्हें मीना के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। मीना शायद अपने बच्चे जब बच्ची रही होगी तब काफ़ी हंसती खेलती रही होगी, लेकिन अब वो हंसी जो है वो मीना के चेहरे से गायब हो चुकी थी। लेकिन जब वो आई हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ, वो उसने भी कई बार कुछ कभी कभी खेलना शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, वो हमारे घर की एक मेंटालिटी नहीं होगी कि उसको नौकरानी की तरह उससे घर का काम कराएंगे, लेकिन हमारे घर वाले जो हैं वो ऐसे नहीं थे, मतलब बेरहम नहीं थे कि वो उसको पीटते थे, मारते थे। हाँ, उसको रखते प्यार से थे, लेकिन बड़ी ही मिनिमल सी एक ज़रूरतों के साथ, कि कोई जैसे मतलब बच्चों की तरह नहीं रखते थे। बस ये समझते थे कि ठीक है, दूर के रिश्तेदार की बच्ची है, वो रहे नहीं, हमारा एक फ़र्ज़ भी है और उससे काम भी कराया जाता है और उसको ठीक ठाक खाने के लिए दिया जाता था और पहनने के लिए। लेकिन ना वो एक अच्छी लड़की थी, बड़ी साधारण सी, चुप रहने वाली, लेकिन समझदार भी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। मीना हमारे घर आ चुकी थी। हम उसको दीदी दीदी बोलते थे, और वो भी कई बार जब थोड़ा बहुत समय मिलता कामों से तो वो हमारे साथ खेल लेती थी। वहीं दूसरी ओर हमारे ही घर के कुछ ही दूरी पर एक लड़का रहता था जो पढ़ा लिखा था गांव का, और हमारा जो जिसे कहते हैं अब अकाउंटेंट, जिसे हम आज के ज़माने में बोलते हैं, लेकिन कई कई लोग या कई उसको मुनीम भी बोलते हैं। तो वो कह सकते हैं कि हमारे ना घर मुनीमी का काम किया करता था, क्योंकि खेत खलियान थे, काफ़ी सिस्टम था हमारा सेट। वो जो लड़का था ना, वो उसकी एक और खासियत थी। उसकी ये खासियत थी कि वो हमारे घर आता जाता रहता था काम की वजह से, और वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। कई बार डरावनी, कई बार कुछ फनी, कई बार किसी राक्षस की, कई बार किसी भगवान की। तो हम उसे बहुत पसंद करते थे। अर्जुन नाम था उसका। हम उसको अर्जुन चाचू कहकर बुलाते थे। अब ऐसे ही जब एक बार हमें वो बिठाकर भूत प्रेतों की कहानियां सुना रहा था, तो पता नहीं उसके मन में क्या आया। उसको शायद बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो बच्चे थे तब। कई बार मीना भी पास में आके बैठती थी। हमें तब किसी चीज़ का बोध नहीं था। धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो पता लगता गया कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो खुद ब खुद ही बन जाते हैं, जैसे हमारा बना। ऐसे ही शायद वो रिश्ता अर्जुन और मीना का बन चुका था। अब जैसा कि हमने कहा कि वो कहानी सुना रहा था, किस्सा था, कहानी था, ये पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ शायद गड़बड़ उसके बाद से शुरू हुई।
अर्जुन कहता है, भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुनाता है जब, तो उसमें से हमारा एक जो मेरा भाई था, कज़न ब्रदर था, वो पूछता है कि अर्जुन चाचू, हमारे गाँव की कोई कहानी नहीं है क्या? हमारे गाँव का कोई भूत का किस्सा नहीं है? तो अर्जुन हँसते हुए कहता है कि अरे गाँव की बात कर रहे हो? तुम्हारे खुद के घर का भूता किस्सा है। अब जब अर्जुन इतनी बात कहता है तो सारे उसको देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर का, मतलब कि हमारे घर में भी भूत रहता है। जैसे मैंने कहा कि शायद अर्जुन को ये बात करनी नहीं चाहिए थी, वो कहता है कि वो जो ऊपरला कमरा देख रहे हो ना, सिर्फ वही वही भूता कमरा है। क्या तुम्हें कभी वहां पर जाने दिया गया? नहीं जाने दिया गया ना, उसका कारण यही है। उसमें से एक भाई उठकर बोलता है, लेकिन वो तो स्टोर है चाचू, वहां तो आलतू फालतू सामान रखा जाता है। तो अर्जुन कहता है, इसलिए तो आलतू फालतू सामान रखा जाता है ना बेटा, क्योंकि वहां पर भूत रहता है। अगर कोई काम का सामान रखेंगे तो लोग आए जाएंगे और वो भूत उनको परेशान करेगा। हमें तो ये फेरी टेल लग रही थी, हमें तो ये एक किस्सा लग रहा था, एक कहानी लग रही थी नॉर्मल, कि हाँ भाई अर्जुन चाचू अपने आप से बनाकर सुना रहे हैं कि हम डर जाएं। तो हम भी बड़े मजे से सुन रहे थे। तो फिर अर्जुन बोलना शुरू करता है कि जब तुमने ये घर लिया, यानी तुम्हारे परिवार ने ये घर लिया, उससे पहले ये जो घर था बहुत बड़े जमींदारों का घर था। वही 6 भाई थे जमींदार, और जो उनका छठा भाई था ना, वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था और अपने हकों की आवाज बुलंद करने वाला था। लेकिन उसकी एक बदनसीबी थी, कह सकते हैं कि जो ये 5 भाई थे, ये तो एक ही माँ से हुए थे, लेकिन जो ये छठा भाई था, ये उनकी सौतेली माँ का बेटा था। यानी कि उनके पिता की दूसरी शादी थी। पहली जो उनकी मदर थी 5 भाइयों की, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो फिर उन्होंने अपनी साली से शादी की थी, जो अमूमन आमतौर पर पहले घरों में हो जाती थी। इसलिए जो ये 5 भाई थे, कभी उन्होंने उस भाई को सगा नहीं समझा। लेकिन जो वो भाई था वो पढ़ा लिखा था, तो अपने हक भी जानता था। पांचों भाइयों के दिमाग में एक साजिश थी कि वो अपने इस भाई को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो उसको कभी सगा समझते नहीं थे, तो इसलिए वो एकजुट भी थे। वहीं दूसरी ओर जो वो छठा भाई था, वो इस चीज को रिटेलिएट करता था, रेजिस्ट करता था। अब क्या होता है कि एक बार मामला इतना बढ़ता है कि ये पांचों भाई उसको मारना शुरू कर देते हैं। कुछ लड़ाई होती है तो वो उसको काफी पीटना शुरू करते हैं। अब वो मार पिटाई से बचने के लिए बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया था पहले ही, क्योंकि आज उन भाइयों की जो मंशा थी वो उसको जिंदा छोड़ने की नहीं थी। फिर वो भागा भागा ऊपर जाता है उसी कमरे में अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो पांचों भाई उसके पीछे भागते हैं, कमरा खोलते हैं, कुछ आवाजें आती हैं, फिर सभी आवाजें थम जाती हैं। उसके बाद बाहर निकलते हैं पांचों भाई। उन पांचों भाइयों के हाथ में टुकड़ा था अपने छठे भाई की लाश का। उन्होंने उसको उसी कमरे के अंदर मार के टुकड़ों में काटा, और उसके बाद फिर उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी लाश। बात पुरानी है, अभी देश जुमा जुमा आज़ादी हुआ था, और लॉ एंड ऑर्डर इन जमींदारों के आगे कुछ ज़्यादा चलता नहीं था। रपट ये लिखाई गई कि वो गायब हो चुका है, लेकिन सच में वो गायब नहीं हुआ था। उसकी तो लाश के टुकड़े करके उन्होंने कहीं पर गाड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर इस हवेली में, इस घर में होता है मौत का नंगा नाच। धीरे धीरे करके यहाँ पर उन पांचों भाइयों की मौत होती है, बड़े ही अजीब से तरीके से। किसी को खून की उल्टी आती है तो वो खत्म, कोई पागल होकर मरता है, वो कहता है कि उसको चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे ही कोई कट कर मरा खेतों में, किसी की लड़ाई होगी, मतलब कोई भी जिंदा उन भाइयों में बचा नहीं। फिर ये जो हवेली है कुछ देर तक खाली रही, और उसके बाद फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने खरीद ली बड़ी होने की वजह से। लेकिन उनको भी इस चीज का आभास है कि सारी हवेली तो ठीक है, लेकिन जो ऊपरला कमरा है वो कुछ ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो वहां पर ज्यादा जाते नहीं है, और ना ही तुम्हें जाने देते हैं। जब ये बात हो रही होती है तो मीना उसको गुस्से से अर्जुन को बोलती है कि तुम्हें ये बात बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बच्चे तो अपनी ही मस्ती में मशगूल थे, वो तो उनको डर तो लग रहा था, लेकिन था कि भाई बड़ा किस्सा इंटरेस्टिंग है। अब उनमें से एक बच्चा पूछता है कि अर्जुन चाचू, आपको कैसे पता कि उन्होंने मार कर काटा? स्मार्ट क्वेश्चन था कि मार कर काटा फिर दबा दिया। तो अर्जुन कहता है कि जो मेरे दादाजी थे ना, तब उन्हीं के मुनीम थे, इसलिए ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन वो कुछ कह थोड़ी ना सकते थे। फिर उन्होंने मेरे पापा को बात बताई। हालांकि सारे गांव में यह बात तो पता है सबको, लेकिन
कोई करे भी क्या, अब इन बातों को काफ़ी बरस बीत चुके हैं, काफ़ी दशक बीत चुके हैं, तो कुछ ऐसा अब इसमें रहा नहीं। लेकिन मीना को इस चीज़ का गुस्सा था कि वो बात बच्चों को बताने वाली है नहीं। खैर हम कुछ दिन डरे, जो हम छत को देखते थे, अब तो हमने कई बार छत पर कुछ दिन खेलना भी बंद कर दिया, हमें डर लगता था। लेकिन हर एक चीज़ की एक मियाद होती है, कुछ समय बाद हमारा ये डर जो है वो जाता रहा और अब हम फिर नॉर्मल हो चुके थे। लेकिन जो ये कमरा था ना, ये सच में खूनी था। मुझे नहीं तब पता था, ना ही हमारे सारे भाइयों को। एक बार रात को हम सो रहे थे, हमारी जो जाग है वो काफ़ी हो हल्ले से खुलती है। घर के आंगन में देखते हैं कि अर्जुन चाचू को बहुत मारा पीटा जा रहा था। हमारे घर के चाचा, पापा, बाकी जो मर्द थे वो काफ़ी बुरी तरीके से अर्जुन को मार रहे थे और उसको कह रहे थे कि घर से निकल जाओ और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। वहीं दूसरी ओर घर की महिलाएं भी मीना को मार रही थी। अब तब तो हमें पता नहीं था क्या हुआ था, लेकिन अब पता लगता है कि उन दोनों में प्रेम प्रसंग था और शायद अर्जुन मीना को मिलने के लिए आया था। उस दिन के बाद से हमने कभी अर्जुन को देखा नहीं। घर हालांकि थोड़ी सी दूर था, लेकिन कभी भी अर्जुन हमारे घर के आसपास भी फटका नहीं। अब कुछ दिन बीतते हैं, मीना रोती रही, व्यवहार थोड़ा सा उसके प्रति बदल गया घर वालों का, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। अब एक बार क्या होता है कि मेरी माँ मुझे आवाज़ लगाती है कि सुधा, ये मीना पता नहीं कहाँ पे मर गई, देख जरा कहाँ पे है, ढूंढ उसको, बुला, मुझे काम उससे। अब मैं सारे घर में उसको ढूंढना शुरू कर देती हूँ और कहीं पर भी मीना दीदी हमें नजर ही नहीं आती। फिर मैं जाती हूँ उस कमरे की ओर कि शायद वहां पर होगी, स्टोर में कोई सामान रखने गई होंगी। बावजूद इसके कि इसकी कहानी का, इस किस्से का हमें पता था, लेकिन हम भूल चुके थे, कह सकते हैं, तब दिमाग में बात रही नहीं। अब मैं वहां पर जाती हूँ, दरवाज़ा खोला हुआ था। ये इस बात का बिल्कुल 100% अनुमान मेरा ठीक था कि दीदी, मीना दीदी यहीं पर होंगी। अब जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, तो मीना दीदी कुर्सी पर बैठी हुई थी, सर झुकाकर, बाल उनके खुले हुए थे, लटक रहे थे। अब मुझे लगा कि शायद कुछ सामान वगैरह रख रही होंगी, थक गई होंगी और थक कर बैठ गई होंगी, और मैं उनको कहती हूँ, मीना दीदी, मीना दीदी, आपको नीचे मम्मी बुला रही हैं। मीना का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी घुर्राने की आवाज़ आने लग पड़ी, जिससे मैं डर चुकी थी। मैं उसके पास नहीं जा रही थी, मैं तो दरवाजे के पास ही खड़ी होकर उसको कह रही थी कि मीना दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही हैं, नहीं तो डांटेंगी। जैसे ही मीना अपना मुंह ऊपर करती है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, थूक की लार उसके मुंह से बह जा रही थी नीचे। मेरी तो देखकर सिट्टी पिट्टी गुल होगी और मैं भागती भागती नीचे जाती हूँ, चीखें मारती हुई, और मेरी चीखों से सारा घर जो है वो इकट्ठा हो चुका था। मेरी माँ मुझको पूछती है कि क्यों चीखे जा रही है। मैं डर से उस कमरे की ओर इशारा करती हूँ और कहती है कि दीदी 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 वहीं पर है, वो दीदी नहीं है, वो दीदी नहीं है। तो मेरी माँ मुझे कहती है कि क्या दीदी नहीं है, क्या दीदी नहीं है। तो चाचू भी थे घर में, और जल्दी से वो भागे भागे ऊपर जाते हैं, और जब वो हाल देखते हैं मीना का, तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मीना दीदी, जो एक काफ़ी गंभीर सी रहने वाली लड़की थी, हाँ ठीक है, उसका प्रेम प्रसंग था, उस पर तो कोई काबू नहीं, लेकिन उसने उसके बावजूद भी अपने आप को समझा लिया था कि जिस घर में रहना है वहाँ की माननी पड़ेगी। काफ़ी एक अच्छी लड़की थी वो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद उसके पिछले जन्म के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे कि पहले उसके माँ बाप नहीं रहे, वो अनाथ हो गई, और उसके बाद उसका अपना शरीर भी अपना नहीं रहा था, वो तो अपने शरीर से भी अनाथ हो चुकी थी। जो मीना का हाल मैंने देखा था, वही हाल मेरे घर वालों ने भी देखा, और जल्दी से एक ओझा को बुलाया गया। ओझा ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, हमें तब ये समझ नहीं थी, लेकिन अब तो समझ है, और उसे उस कमरे में ही बंद कर दिया। देखते ही देखते घर का माहौल जो है वो बिल्कुल ही अजीब हो चुका था। हमें रात भर मीना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी उसी कमरे से, लेकिन कोई भी वो कमरा खोलता नहीं था।
जैसा कि मैंने कहा कि उसकी बेचारी की जो एक हैसियत थी हमारे घर में नौकरानी की थी, लेकिन फिर भी दूर का रिश्ता होने की वजह से हमारी माँ, हमारी जो बाकी घर की औरतें थी, मर्द भी अब थोड़े से दुखी थे कि बेचारी के साथ हो क्या गया। शायद उस छठे भाई की आत्मा ने मीना पर कब्जा कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले उस कमरे में लोग जाते भी हैं, पहले जाते रहे, हमारे चाचू भी जाते रहे, पिता भी गए थे, उनको कभी कुछ क्यों नहीं हुआ, मीना को ही क्यों कुछ हुआ? उसका एक कारण था जो तब हमें भी नहीं पता था। कुछ देर से हम ये महसूस कर रहे थे कि मीना का जो पेट है वो फूल रहा है। वो प्रेग्नेंट थी अर्जुन से। शायद घर की औरतों ने इतना महसूस ना किया होगा, लेकिन जब मीना गई होगी और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, बनिस्बत उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और वो पकड़ी गई। उस छठे भाई की प्रेत आत्मा ने मीना के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो ये बात भी पता लग चुकी थी कि मीना प्रेग्नेंट है। ये बात को घर के अंदर ही रखा जाना जरूरी समझा कि अगर ये बात बाहर चली गई तो बड़ी बदनामी होगी, पहले ही कम थोड़ी हुई है। लेकिन किसी ने भी मीना की हालत पर गौर नहीं किया कि उसको जरूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, कम से कम जो उसके शरीर पर असर दिखाई दे रहे हैं उसका इलाज तो डॉक्टर ही होगा ना। लेकिन किसी ने भी इस बात को गौर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के मारे, कि कहीं इज्जत नीलाम ना हो जाए, जान जाती है तो जाए। मेरा घर के लोग हैं, लेकिन जहां पर गलत है वो गलत है। दिन बीतते जा रहे थे और मीना, जैसे मैंने कहा, प्रेग्नेंट थी। अब उसकी डिलीवरी के दिन भी नज़दीक आते जा रहे थे, शायद 5वां या 6ठा महीना था। लेकिन इस दौरान मीना का हाल बहुत बुरा हो गया और एक दिन हमें देखा कि वो ओझा मीना को मारे जा रहा था। जब हम बच्चे बाहर आए घर के तो हमें हमारी माँ ने कमरे के अंदर बंद कर दिया, और उस दिन हमने मीना की चीखें सुनी, बहुत डरावनी चीखें। कभी वो हंसती, फिर कभी वो रोती और कभी चीखें मारती। वो कहती कि मैं इस घर में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक से फिर वो चीखें शांत हो गई। शायद घर वालों ने सुकून की सांस ली होगी, क्योंकि ओझा का कहना था कि जल्दी ही मीना आजाद हो जाएगी इस प्रेत की बाधा से। उसको ले जाकर फिर इसी कमरे में बंद कर दिया गया। उस दिन के बाद से मीना उस कमरे से जिंदा वापस नहीं निकली। तकरीबन 1 महीने बाद, शायद मीना का 8वां महीना चल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। प्रेत ने उसे छोड़ा, लेकिन मीना की आत्मा ने भी उसको छोड़ दिया। लेकिन अब एक नई परेशानी गल पड़ चुकी थी। एक लड़की की मौत हुई थी जो प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि अगर इस हालत में किसी लड़की की मौत होती है तो वो चुड़ैल बनती है। अब वो अभिशाप ना सिर्फ एक कमरे तक सीमित रहा, बल्कि हमारे सारे घर में फैल चुका था। अब हमें ही नहीं, बाकी सारे घर वालों को भी मीना की आत्मा दिखाई देती थी, उसकी चुड़ैल दिखाई देती थी, वही रूप में दीपक जी जो मैंने आज उस कमरे में देखा। मुझे नहीं पता कि वो कैसे आई। कीला भी क्या था, जो रस्म होती है, घर के बाहर कीला गया था। धीरे धीरे हमने वो घर को तो छोड़ दिया, क्योंकि उस घर ने हमें बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था, या यूं कहें कि मीना ने हमें बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। अभी मेरे एक चाचा और थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। जब उनकी शादी हुई उनका बच्चा ही नहीं हो रहा था। हर बार मिसकैरेज हो जाता था। फिर ये पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ मीना की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि वो इस घर में कोई भी बच्चा होने नहीं देगी। जब हमने वो घर छोड़ा, दूसरे घर में गए, तो उसके बाद फिर बच्चा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन मीना का दंश सबने किसी न किसी रूप में तो भुगता, जैसे आज मैंने भुगता। गाहे बगाहे वो किसी को नजर आ जाती थी। मेरा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि मैं किसी ऐसे स्टोर में नहीं जा सकती जो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर का स्टोर है। इस बार तो कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझा ही नहीं जा सकता। उसका कारण यह है कि जब मैं जा रही थी तो मेरे दिमाग में 1% भी ये चल ही नहीं रहा था।
कि ये वही स्टोर, ऐसा ही दिखने वाला स्टोर है जैसा कि मैंने अपने घर में देखा था, और मीना का वो चेहरा मुझे भूलता नहीं था। उसके बाद उसकी प्रेत आत्मा का। लेकिन वो आज मुझे फिर नजर आई। अब मैं ये नहीं समझ पा रही कि क्या सच में वो वहां पर मुझे नजर आई, वो पीछा करती करती मेरा यहाँ पर आ चुकी है, या फिर ये मेरा वहम है। अब उस बात का जो जवाब है वो तो ना अभी दीपक के पास था और ना ही सुधा के पास था कि क्या सच में वो मीना थी। हालांकि इस बात का जवाब उनको बहुत जल्दी मिलने वाला था। नई नई शादी हुई थी, फैमिली की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब तक वो उस घर में रहे तब तक उसके 3 मिसकैरेज हुए, बच्चा नहीं हुआ। फिर जब ये बात हुई तो उनके दिमाग में ये बातें आने लग पड़ी कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, तो फिर उन्होंने इस घर को छोड़ा। जब दूसरे घर गए तो फिर जैसा ही इनकी चाची के साथ हुआ था, जैसे वो उनके छोटे चाचू की शादी हुई थी और यहाँ पर जो उनकी हवेली थी वहाँ पर तो बच्चा हुआ नहीं, यहाँ पर बच्चा हो गया। ऐसे ही इनका भी बेबी हो गया। कई सालों बाद इनको इस बात का जवाब मिल गया कि जो मीना इनको नजर आई थी ना, वो सच में वही थी, ना कि वहम था। मीना, जिसको आज इस एपिसोड में मैं भी कभी प्रेत कह रहा हूँ, प्रेत नहीं कह रहा हूँ, चुड़ैल कह रहा हूँ या डायन कह रहा हूँ, शायद मैं अपने चैनल का जोनर ही ऐसा जिसकी वजह से ये बोल रहा हूँ। क्या सच में ऐसी आत्माएं ऐसे शब्दों को कहलाने के लायक हैं? मतलब एक लड़की जो अनाथ हो गई, उसने प्यार किया, लेकिन समाज के चलते वो भी उसने खो दिया। फिर एक ऐसा प्रेत जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, और उसने उसके शरीर तक को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि मीना का शरीर भी खुद का नहीं रहा। और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई, शायद एक उम्मीद जगी होगी उस बेचारी को, एक नामुमकिन सी उम्मीद। उसके बाद फिर जब वो प्रेत का साया उस पर आया और उसकी मार कुटाई, सब कुछ उसने सहा। शरीर तो उसका ही था ना, चाहे आत्मा उसके अंदर प्रेत की थी। मेरा एक आपसे सवाल है सबसे कि कई बार मैं भी बड़े ज्ञान देता हूँ कि कर्मों की बात होती है, किसी जन्म का कर्म, मैं सोच को अपनी बड़ी लेकर चलता हूँ। लेकिन जब ऐसे किस्से सुनता हूँ ना, तो कुछ समय के लिए मैं भी सोचता हूँ कि यार, जो जन्म के कर्म किए तो ठीक है, लेकिन इस जन्म उस बेचारी का क्या कसूर था? उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, जितनी भी थी, कुछ ही सालों की। खेलने की उम्र में वो एक नौकरानी की तरह रह रही थी। अभी तक पूरा होश नहीं संभाला होगा तो उसके माता पिता चल बसे होंगे। होश संभालते ही वो बच्चे की एक माँ बनने वाली थी, और वो भी उसको नसीब ना हुआ। वो भी जल गया उसके साथ वही चिता में जिसमें वो जली थी। शायद उस बच्चे में अभी प्राण नहीं आए होंगे, या आए भी होंगे तो उसने जहान तो देखा नहीं होगा। लेकिन मीना ने जो जहान देखा था, जैसा भी था, दुनिया जैसी भी थी, लेकिन एक साकार दुनिया तो थी, जहां पर वो बच्चों के साथ खेलती थी, कभी कभी घर के काम करती थी, कई बार अपनी पसंद का खाने को भी मिल जाता था। लेकिन अब वो जिस रूप में है, वो जिस प्रेतनी के, डायन के, चुड़ैल के रूप में है, कब तक रहेगी ये पता नहीं। लेकिन परमात्मा जो आज इस समाज में अच्छा कर रहा है, कम से कम उसके पूर्व जन्म के कर्मों को तो माफ कर दे। कई बार मैं वैसे सोचता हूँ। खैर, आज मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आपको किस्सा कैसा लगा, अच्छा लगा तो ऐसा करें ऐसा करें। बस मैं ये सोचता हूँ कि आप कमेंट में जरूर अपना थोड़ा सा बताएं कि आपकी क्या सोच है, कि कई बार कर्म इतना निर्दयी हो जाता है कि वो बिल्कुल भी बख्शता नहीं है, या फिर बख्शे जाने की गुंजाइश होती है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो कम से कम जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जरूर लिखेंगे, ताकि एक
जो मेरी मेरी सोच है इससे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बन सके आपके साथ। सो आज का जो किस्सा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।